हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमने क्लास 10th का साइंस पार्ट 1 का 3 चैप्टर पढ़ा के कवर किया, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। हमने ज्योग्राफी का 3 चैप्टर पढ़ा के कवर किया, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। और आज बात ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले क्या है, डेमोक्रेसी टॉपिक सीखने वाले। डेमोक्रेसी में क्या क्या सीखने वाले, राइट टू वोट सीखने वाले, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी और आरटीआई एक्ट 2005 और पॉलिटिकल मैच्योरिटी। ये 4 टॉपिक हम सीखने वाले। तो आइए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। द टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस till now have helped you to take an overview of local government, the value and the philosophy of the Indian Constitution as the governing structures created by the Constitutions of India plays in international relations। इसका मतलब ये है कि हम सबको क्लास 10th में, क्लास 9, क्लास 8 में पॉलिटिकल साइंस इसलिए पढ़ाया जाता है दोस्तों। और आप आगे भी अगर 11th 12th में आर्ट्स लोगे तो पॉलिटिकल साइंस आपको मिलेगा। अगर हमें पॉलिटिकल साइंस इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम लोकल गवर्नमेंट का फिलॉसफी समझ सके, हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को समझ सके, हम अपने देश के हमारा जो देश है, हमारे देश से इंटरनेशनल रिलेशन की कौन कौन से देश के अच्छे हैं, किसके खराब है, हमें ये सब समझने में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो पॉलिटिकल साइंस ही हमें मदद करता है ये सब के बारे में समझने में। किस किस के बारे में? हमें अपने लोकल गवर्नमेंट की फ़िलॉसफी पता चलती है और हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमारे देश का किस देश के साथ अच्छा रिलेशन है। ये सब चीज़ हमें कौन बताता है? पॉलिटिकल साइंस बताता है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्ट टू इस्टेब्लिश अ सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये हमारा जो भारत का संविधान है, ये एक चीज़ डिक्लेयर करता है कि हमारा देश रिपब्लिक मतलब हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर हमारे देश का संविधान का हक है। हम अपने आप में रिपब्लिक है, स्वतंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। आल्सो इट हैज़ मेड एक्सटर्नली इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस टू एंश्योर दैट द सिटीजन्स गेट जस्टिस एंड देयर फ्रीडम इज़ प्रोटेक्टेड। इसका मतलब ये होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में एक ऐसा भी प्रोविज़न मतलब एक्ट रखा गया हुआ है जो कि सिटीजन्स मतलब जो कि आम लोगों के लिए वो न्याय करे। मतलब आम लोगों के लिए वहाँ पे उनको न्याय मिले और उनको फ्रीडम मिले, उनको आज़ादी मिले। ये सब चीज़ को प्रोटेक्ट कौन करता है? इसे करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। जो हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल ऑफ राइट्स, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अधिकार देता है, हमें फ्रीडम देता है, हमें जस्टिस देता है। आगे बढ़ते हैं। The Indian Constitution is seen as the means through which a progressive, developed society based on social justice and equality will be established। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी समझाता है कि हमें बहुत जल्दी प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। किसको डेवलप करना पड़ेगा? अपने सोसाइटी को हमें डेवलप करना पड़ेगा कि हमारे सोसाइटी में सोशल रहे, जस्टिस रहे, इक्वलिटी रहे। ये सब स्थापना करने के लिए हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है। देखिए, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, हमें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। और इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि सबको एक बराबर देखो, मतलब ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, सबको एक नज़रिए से देखो। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, हमारे भारत में आज भी लड़ाई होती है ऊँचे जाति नीचे जाति के लिए। तो ये चीज़ सरासर गलत है। हम लोगों को इक्वलिटी से रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए। हम लोगों को इक्वलिटी के नाम पे रहना चाहिए कि भाई
हमारे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है, हम तो सब एक जैसे लोग हैं। ये हमें सिखाता है पॉलिटिकल साइंस। अब आइए आगे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 एंड सिंस देन द गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का संविधान हमारे देश के ऊपर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये चीज़ याद रखना कि हमारे देश के ऊपर हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए बोर्ड के पेपर में भी। तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 हमारे देश के, हमारे ऊपर और हमारे देश के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन चालू हो गए, बहुत सारी गवर्नमेंट आए, जितनी भी गवर्नमेंट आए वो सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स पे आए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात माने। तो उसके बाद जाके हमारे देश में प्रक्रिया चालू हुई। तो आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ विडिंग रैंकिंग नेचर ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन इट्स पॉलिटिकल प्रोसेस एंड स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। आज के इस चैप्टर में हम सिर्फ यही सीखने वाले हैं। इसने बताया है कि हम लोग वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सीखने वाले हैं कि हमें अपने देश को डेमोक्रेसी में और किस तरीके से आगे लेके जाना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लोगों के लिए रहना चाहिए, सोशल जस्टिस को हम किस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकें, सबके अंदर इक्वलिटी कैसे रख सकें। हमें हमारे के चैप्टर में यही सीखना है। अब चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर वर्क कैसे करता है। तो आइए आगे क्या लिखा है। दिस रिव्यू विल प्रीमियरली फोकस ऑन 3 एरिया। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ मेनली 3 ही टॉपिक को बात करने वाले। कौन सा? पहला डेमोक्रेसी है, दूसरा सोशल जस्टिस है, थर्ड है जुडिशियल सिस्टम। और जो 3 में से जो है पहला जो पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी तो हम आज ही डिस्कस करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी का पहला पॉइंट है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग अपना रीड कर लेना। पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये कहता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक स्ट्रक्चर में रहे, वो स्ट्रक्चर में रहे और वो साथ ही साथ अपने पॉलिटिकल पार्टीज के इंटीग्रल पार्ट को भी डेवलप करते रहे, लोगों की मदद करे, सामाजिक सेवा करे। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। और उसके साथ ही साथ अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर लोगों की मदद करती है, तो लोगों को भी ये अधिकार है कि उस पॉलिटिकल पार्टीज को पार्लियामेंट में बैठा दे। वो कैसे बैठाएगी? अपने वोट का उपयोग करेगी और उस पार्टी को पावर में लाएगी। रूलिंग पार्टी के मतलब जो भी रूलिंग पार्टी रहेगी उसको हटा के ओपोजिशन को रूलिंग पार्टी में लाएगी, पावर में लाएगी, उसको पार्लियामेंट में ले जाके बैठा देगी। अगर वो सामाजिक काम अच्छे करते हैं, उनका स्ट्रक्चर मजबूत है, वो डेमोक्रेसी को मानते हैं तभी। और साथ ही साथ इसमें और ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी में ये भी बताया गया हुआ है कि आपको पावर में आने के लिए 50% वोटों की जरूरत है। कितनी परसेंट? 50%। और एक बात और कही गई हुई है, इसमें इलेक्शन कमीशन को कहा गया हुआ है कि आपको ये जितनी भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है इनके अंदर आप लोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। बहुत लोग बोलेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम लोग सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे एकदम डीप में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है। और फिर उसके बाद ये बताया गया कि अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेसी देश में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सही चल रही है। या तो उस नेशन में डेमोक्रेसी सक्सेसफुली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया देख लीजिए, हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी ठीक है। आज भी हमारे देश में रेगुलर इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो राज्य गवर्नमेंट का हो। हमारे यहाँ हर 5-5 साल पे इलेक्शन होते हैं। तो ये दर्शाता है कि मतलब इंडिया एक डेमोक्रेसी सक्सेसफुली नेशन है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पॉलिटिकल मैच्योरिटी समझ में आया होगा, और इसी के साथ साथ हमारा भारत देश एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी और साथ ही साथ इंडियन डेमोक्रेसी में भी है। अब डेमोक्रेसी का सेकंड टॉपिक क्या है? राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। मतलब वोट देने का अधिकार किस किस को प्राप्त? देखिए, हमारा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार किया जा रहा था, हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 15 अगस्त के बाद कुछ लोगों ने इंडियन मतलब भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साहब जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, अगर सब लोग ने जब उसको तैयार करना शुरू किया तो उसमें एक प्रोविज़न्स रखा गया। उसमें एक प्रोविज़न्स रखा गया, ये प्रोविज़न्स रखा गया कि वोट देने का अधिकार सबको रहेगा। बस शर्त ये रहेगी कि वो मतलब वो एडल्ट रहे। एडल्ट मतलब जब भारत का जब संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब रेडी हुआ था तो उसमें ये लिखा था, अगर कोई भी 21 साल से ज़्यादा है, अगर किसी की भी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो वो वोट दे सकता है, चाहे महिला रहे चाहे पुरुष रहे। सिर्फ शर्त इतनी है कि उसके पास वोटिंग कार्ड रहना चाहिए, वो वोट दे सकता है अपने उम्र 21 साल के बाद। लेकिन फिर कुछ समय के बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे पार्लियामेंट के द्वारा एक प्रोविज़न्स लाया गया कि ये जो 21 साल का एज है इसको कम करके 18 साल रखा जाए। अब 21 से 18 साल रखा गया तो इसके पीछे ये मेन कारण था कि हम 21 को रिड्यूस करके 18 ईयर्स को अगर हम एडल्ट पे रखते हैं तो इससे क्या होगा, यंग जनरेशन को पॉलिटिकल पार्टीज़ में आने का एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर यंग जनरेशन रहेगी तो उस पॉलिटिकल पार्टी का विकास होगा। अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का विकास होगा तो सीधी सी बात है कि उस देश या उस नेशन का भी विकास साथ ही साथ होते रहेगा। यही राइट टू वोट का हमारा अधिकार। राइट टू वोट आप शॉर्ट में समझिए कि वोट देने का हमारा अधिकार। हम सिर्फ एडल्ट हैं। अभी आज के डेट में अगर कोई वोट देना चाहता है, 2022 में अगर कोई वोट देना चाहता है तो शर्त इतनी है कि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा रहे और उसके पास वोटिंग कार्ड रहे, वो बेझिझक वोट दे सकता है। राइट टू वोट का मतलब ये है। लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार किया गया हुआ था तब ये एज 21 ईयर्स थी। अब आइए डेमोक्रेसी का थर्ड टॉपिक को समझते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहता है? मतलब यहाँ पे आप नाम से एक चीज़ समझिए कि मतलब जो डेमोक्रेसी है उसको डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। मतलब किसी भी पावर को मतलब एक के पास ना रख के सबके पास बांट दो। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज भी कई देश ऐसे हैं कि वो आज़ाद नहीं है, वहाँ पे राजा का शासन होता है। अगर वो राजा एक बार बोल दिया कि ये काम करना है तो तुम्हें करना ही करना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल चाहिए तो आप नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, वहाँ पे क्या राज्य शासन नहीं है, वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन है। वहाँ का जो मतलब वहाँ का जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का हेड होता है, तो जो देश नॉर्थ कोरिया वहाँ का एक हेड है, उसका नाम है किंग जोंग। अगर वो अपने देश में जो एक बार बोल दिया, अगर कुछ भी बोल दिया तो होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है क्या कि प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल दिए तो क्या हमें करना कंपलसरी है क्या? बताओ, हमें करना कंपलसरी नहीं है। अगर हमारा मन है तो करो, नहीं मन है तो भाई मत करो। आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा कि यहाँ करना ही करना है, आपको आपकी इच्छा। तो इसी को कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए लाया गया क्योंकि अगर हम एक ही के पास सारा पावर रख देंगे तो वो व्यक्ति अपने पावर का मिसयूज़ करेगा। तो सब लोग ने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी को लाया, उस पावर को डिवाइड कर दिया। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया, कुछ राज्य गवर्नमेंट के पास पावर दिया, कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास पावर दिया। तो भाई हमारे पास क्या दिया, लोगों के पास क्या दिया? लोगों के पास सब लोग ने ये दिया फंडामेंटल ऑफ राइट्स। फंडामेंटल ऑफ राइट्स का मतलब मूल अधिकार। हम लोग को दिया गया कि मूल अधिकार, आपके मूल अधिकार के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। आपको मतलब हमारा जो फंडामेंटल ऑफ राइट्स है उसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये पावर हमारे पास है।
क्या अदर कंट्री में ऐसा पावर है क्या किसी के पास कि आप किसी का फंडामेंटल ऑफ राइट्स ख़त्म नहीं कर सकते हो? आप ज़्यादा दूर मत जाइए, हाँ हमारे पड़ोसी देश चाइना में चले जाइए, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की शासन रहती है। वो जो बोल दिए करना तो करना है, लेकिन हमारे देश में है क्या, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोले क्या हमें बात मानना है, हमारी इच्छा, मानो या मत मानो, ऐसा है ना। तो इसी के लिए इसको कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब आइए आज डेमोक्रेसी का 4 टॉपिक पढ़ते हैं। RTI एक्ट 2005 हम लोगों को RTI एक्ट 2005 कौन सी पावर देती है? पहली बात, आप लोग RTI का फुल फॉर्म जानिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब आपका ये अधिकार है कि आप इन्फॉर्मेशन पूछो, लेकिन किससे पूछोगे? अधिकार है लेकिन किससे? तो भाई गवर्नमेंट से पूछो, रूलिंग पार्टी से पूछो, जो पार्टी रूलिंग में है उनसे पूछो, जो पार्टी पावर में है उनसे पूछो। क्या आप ओपोजिशन से पूछने जाओगे? अच्छा ये बात बताओ, आज के डेट में इतनी महंगाई, मतलब फॉर एग्जांपल है, अगर आज के डेट में इतनी महंगाई है, हमें RTI एक्ट पावर दिया कि आप पूछो, तो हम किससे पूछेंगे? हम अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे ना, हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से पूछेंगे ना, कि राहुल गांधी से पूछने जाएंगे? नहीं ना। तो यही RTI एक्ट 2005 हमें ये पावर देता है कि आपको RTI एक्ट 2005 ये पावर देता है कि आप अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछिए कि आपने कौन सा काम किया, विकास का क्या काम किया, आपने एजुकेशन के ऊपर क्या काम किया, फूड प्रोडक्ट के ऊपर क्या काम किया, हमारी सेफ्टी का क्या। मतलब आपको ये अधिकार दिया है कि आप गवर्नमेंट से पूछो, आपकी जो मन करे सो पूछो, और गवर्नमेंट को जवाब देना ही पड़ेगा। आपको ये पावर किसने दिया? RTI एक्ट 2005 ने हमें पावर दिया कि आप पूछ सकते हो अपने गवर्नमेंट से कि आपने क्या काम किया है, आपने 5 साल में क्या काम किया है कि आप हमसे वोट मांगने आ गए। अगर कोई पार्टी गलत काम की है तो वो सबूत नहीं दे पाएगी, अगर कोई पार्टी अच्छी काम की है तो सबूत दे पाएगी। तो यही RTI एक्ट है। लेकिन हाँ, RTI एक्ट में एक क्लॉज भी है। अब क्लॉज क्या है कि आप किसी भी गवर्नमेंट से कुछ गुप्त चीज़ नहीं पूछ सकते हो। गुप्त चीज़ मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, कोई भी जाके हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये नहीं पूछ सकता कि न्यूक्लियर वेपन किधर रखे हैं, हमारे भारत के परमाणु बम कहाँ हैं, हमारे भारतीय सेना के सैटेलाइट कहाँ हैं, मिलिट्री सैटेलाइट कहाँ हैं, हमारे जो रॉ के जो खुफिया एजेंसी है, उनके लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम नहीं पूछ सकते। ये सब हम चीज़ इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि ये सब चीज़ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सब चीज़ है, तो हम ये सब चीज़ नहीं पूछ सकते। तो हम पूछ क्या सकते हैं? हम सिर्फ ये पूछ सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर कहीं रोड ख़राब है तो हम वो पूछ सकते हैं कि आपने रोड क्यों नहीं बनवाया। अगर किसी स्कूल में एजुकेशन के ऊपर कम खर्च हुआ तो हम वो पूछ सकते हैं कि इस स्कूल में एजुकेशन के ऊपर कम खर्च हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, आप तो हमसे बराबर टैक्स लेते हो। ये सब पूछने का अधिकार हमें कौन दिया? RTI एक्ट 2005 ने दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को RTI एक्ट 2005 समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को आज के इस पर्टिकुलर फर्स्ट लेक्चर से समझ में आया होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या होती है, राइट टू वोट क्या होता है, हमारे वोट देने के अधिकार क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, और RTI एक्ट 2005 क्या होता है। आप लोग को ये चारों टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी के साथ डेमोक्रेसी टॉपिक को मैं कवर करते हुए बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी टॉपिक आपका कवर हो गया। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से का लिंक है, आप वहाँ भी जाके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। हम आपकी रिप्लाई देने का 100% कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी सीखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।